everyone. So today we start with lecture 3, which is unit 3, and which covers void, voidable and illegal contingent and quasi contract. So void और void contract होता क्या है? सबसे पहले तो 2J में ये पर्टिकुलर void contract डिफाइन करा गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके क्लास में 2J. एंड बेसिकली void contract वो होते हैं जो enforceable by law नहीं हो सकते हैं, and it cannot be enforceable by law. This makes all those contracts that are not enforceable by law, court of law as void. जो भी contracts, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको essentials of contract पढ़ाए थे, तो उसमें ये था कि that there should be minimum 2 parties, then there should be intention to create legal relation or legal obligation. फिर था कि possibility आपको फ्री कंसेंट होना चाहिए. मैंने फ्री कंसेंट से आपको ये पढ़ा था कि देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. इनका नहीं होना चाहिए. और क्या होनी चाहिए? पार्टी कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए कि वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नॉट बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. ठीक है. और लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. तो ये सब चीजें पूरा अगर हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है. और अगर ये नहीं है तो ये जब भी इसको नॉन इन्फोर्सिबल करा देंगे तो ये पर्टिकुलर आफ्टर नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ओके. यस. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है ये. A agrees to pay B a sum of 10,000 after 5 years against a loan of rupees 8,000. A क्या होता है? Dies of natural death in 4 साल में वो मर जाता है और the contract is no longer valid and becomes void due to the non enforceability of agreement. अब agreement को non enforceable नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जिसको पे करना है वो ही नहीं बचा है. There should be 2 parties, right? Essentials, and one of the party died. तो enforceability नहीं हो सकती है. Can you pay the person? Like who will you pay now? तो enforce ही नहीं कर सकते आप कॉन्ट्रैक्ट को, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज. एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में कवर कराया हुआ था. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है एक कि कहाँ मेंशन्ड है ये. ठीक है, कि कहाँ मेंशन्ड है ये. तो ये आपका मेंशन है 2I में मेंशन्ड है. जब एक पार्टी की ऑप्शन पे कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करना चाहती है, वॉइड करना चाहती है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल कराने के लिए जब कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट विल लेटर ऑन उसको वॉइड कर सकता है. जैसे कि एग्जांपल देखो कि सपोज अ पर्सन ए अग्रीज टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 टू अ पर्सन बी. 10,000 रुपये बी को करना चाहता है फॉर एंटीक चेयर. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वैलिड. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट पर्सन बी इज अ माइनर एंड कांट लीगली एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो बी था जिसके साथ उसे एंटीक चेयर उसको खरीदना था वो एक्चुअली माइनर था. अगेन यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. ठीक है. जैसे ही सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए की पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बी. एज व्हेन बी बिकम्स अ मेजर ही मे और मे नॉट अग्री विद द टर्म्स, है ना. तो वो अब ए की तरफ से तो वो मेजर था, उसने सारे एसेंशियल्स फुलफिल करे हैं, तो उसकी तरफ से तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. बट बी जो एक माइनर है वो उसके ऑप्शन पे ये हो सकता है कि वो जब भी मेजर होगा तो हो सकता है कि वो बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करा गया था वो माइनर था, तो इस बेसिस पे दिस वन ऑफ द एसेंशियल बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट को इनवाइडेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट. बेसिकली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका लॉ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अनलॉफुल? या फिर एनीथिंग व्हिच अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी इज आल्सो इलीगल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए और बी हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें नारकोटिक्स या फिर मैं तुम्हें ओपीएम बेचूंगा और तुम मुझे उसके बाद इतना पैसा दोगे कि तुम ओपीएम को फर्दर उस वाली टेरिटरी में लेके जाओगे. तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ इज इलीगल, राइट. ये कोई भी इन इटसेल्फ हमारा आईपीसी में क्रिमिनल और नारकोटिक्स, एनडीपीएस में भी ये क्रिमिनल एक्ट है. तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. An agreement that leads to one or all the parties, जहाँ पे या तो एक पार्टी ब्रेक कर रही है लॉ या दूसरी या तो सारी पार्टीज ही लॉ को ब्रेक कर रही हैं. तो breaking the law or not conforming to the norms of the society is deemed to be illegal contract. Basically पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होता है. पॉलिसी नहीं कि आप ड्रग्स एंड ऑल का आप उसमें ट्रेड करें, इसमें आप अपना बिजनेस करें, राइट.
Now, another one is A agrees to sell narcotics to B. Although this contract has all the essential elements of the valid crime, but still is illegal. सारे की दोनों माइनर हैं, दोनों फ्री कंसेंट में करा है, बार्ड बाय लॉ, मतलब ये सारी चीजें सब कुछ सारा एसेंशियल्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन भी दोनों ही पार्टीज की तरफ से है, दोनों ही पार्टीज ने फ्रीली अपनी कंसेंट को कराया, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज भी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मतलब माइनर भी है और नॉन माइनर नहीं है, तो ये सब कुछ उसमें है, लेकिन बट द ऑब्जेक्ट व्हेन itself is illegal, the contract will become illegal in itself. Okay, again the question can come that where is illegal contract? Illegal contracts are deemed to be void, basically not enforceable law. तो void illegal contract क्या होते हैं? void होते हैं, तो void contract कहाँ मेंशन है? 2G में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोलते हैं ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर void, बट रिवर्स इज नॉट ऑल, जरूरी नहीं है कि सारे void कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्री कंसेंट, मान के चलो इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था नहीं, जैसे मान के चलो ए और बी है, ठीक है, ए फादर है, बी सन है। ए फादर ने सन को बोला कि जब अगर तुम्हें फर्स्ट पोजीशन ले आया तो मैं तुम्हें एक मर्सिडीज कार दूंगा। अब वो फर्स्ट पोजीशन ले आया, अब वो उसको नहीं दे रहा है कार, तो क्या उसको सू कर सकता है? क्वेश्चन भी आता है क्लैट में, तो ये पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि नहीं, वो उसको सू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल रिलेशन नहीं है, और इसी की वजह से पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं है, एसेंशियली फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एसेंशियल सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स 100% वॉइड होंगे, ठीक है। तो सारे, बट जरूरी नहीं कि सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो। बोथ दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी, और दोनों ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू से ही बिगिनिंग से वॉइड अब इनिशियो होते हैं, वॉइड होते हैं, बिगिनिंग से ही वॉइड होते हैं, एंड बिकॉज इसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट्स होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो जो पर्सन जो पार्टीज में इन्वॉल्व होती हैं वो पनिशेबल भी होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको डिफाइन ही समझना हो कि कहाँ पे मेंशन है। हमें सबसे पहले देखना है कि सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ये। एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है आपका, सारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इट कैन कम टू इन योर एग्जाम। तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कॉन्टिंजेंसी क्या होता है? समथिंग विच might happen in which is anything which is based on some happening or non happening in future, उस बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कल तुम्हारी कार बर्न हो गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो वो बर्न होगी फ्यूचर में, हैपनिंग इधर बर्न हो गई या नहीं होगी, तो इस पे डिपेंड हो रहा है, राइट, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट दिस इज ऑल्सो सिंपल वर्ड, इट मे बी डिफाइंड एज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो कंडीशन फुलफिल होती है या कंडीशन नहीं होती है, तब जाके दूसरी पार्टी का एक्शन, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। अब समझते हैं what are the essential elements of valid contingent contract. Essential elements of valid contingent contract क्या होता है? There must be a valid contract, एक valid contract होना चाहिए, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जहां भी हमने पढ़ा कि सारे के सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन टू क्रिएट रिलेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एनफोर्सेबल लॉ होना चाहिए। जो हमारे सेक्शन 10 में जितनी भी कंडीशन एलिमेंट मेंशन करे गए हैं वो सारे भी इसमें होने चाहिए। सेकंड कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। तो परफॉर्मेंस तो करना, उसने कंडीशन देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर तुम्हारी 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 कार अगर बर्न हो गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो कंडीशन पे पैसे दे रहा है वो, राइट। तो परफॉर्मेंस कब होगा कॉन्ट्रैक्ट का? दूसरा पार्टी पैसे कब दे रहा है? जब उस दूसरे पर्सन की कार बर्न हो रही है। तो परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब वो कंडीशनल इवेंट अकर करेगा या नहीं अकर करेगा, जो भी डिसाइड है पार्टी में, तभी परफॉर्मेंस होगा। उससे पहले परफॉर्मेंस करने के लिए पार्टीज लाइबल नहीं होती, ना ही आप उसको लाइबल बना सकते हो, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इवेंट मस्ट बी फ्यूचर अनसर्टेन। पता नहीं कि ऐसा इवेंट होना चाहिए कि नहीं पता, अनसर्टेन होना चाहिए। कॉन्टिंजेंसी का मतलब यही होता है ना कि आगे आ सकता है, राइट। तो फ्यूचर अनसर्टेन होना चाहिए। लाइक इफ ए डाइज देन आई विल पे, ऑब्वियसली पता है कि ए विल बी डेड। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल उसके साथ साथ चलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी हैपनिंग है इट शुड बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट ओनली। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एनफोर्समेंट कैसे होती है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग। पहली बात तो किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे बेस करता है वो, ठीक है, तभी आप अब जब वो जो
हैपनिंग हो गई अगर उस अनसर्टेन इवेंट की, अब दूसरी पार्टी को उस चीज को काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और अगर परफॉर्मेंस नहीं करी तो उसको लायबिलिटी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा भी है कि 32 सेक्शन में लिखा भी है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स करा जाएगा जब वो अनसर्टेन इवेंट होता है। ठीक है, 32 ये कहता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट भी। अगर डिसाइड है कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा, राइट, तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इम्पॉसिबल तभी होगा जब इफ द हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो अब हो ही नहीं सकता, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट डिपेंड करता है हैपनिंग्स, या तो वो होता है या तो इवेंट नहीं होता है, दोनों पे। जो भी पार्टी समटाइम डिसाइड करे कि ये होगा तो मैं ये पैसे तुम्हें दूंगा, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, सो वट एवर डिसाइड, 32 and 33 टॉक्स अबाउट दीज टू थिंग्स, हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट इज वर्ल्ड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है होने का, कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम मुझे 4 साल बाद तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दोगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हें, इसकी ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। अब क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टी ही बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है बिल्कुल, गॉड एक्ट ऑफ गॉड की वजह से पूरी खराब जाती है। अब क्या वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में आ सकता है? नहीं आ सकती प्रॉपर्टी पोजीशन में, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, राइट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो चुका है, एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ एज इम्पॉसिबल इवेंट विल नेवर। अब जब होगा ही नहीं कोई, आप श्योर हो चुके हो, तो किस बात पे कॉन्टिजेंसी? क्योंकि कॉन्टिजेंसी क्या होता है, आपको ये होना चाहिए कि शायद हो या ना हो, और जब आपको पता है कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल ही है, तो उस बेसिस पे तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई, राइट। लाइक डेथ, डेथ पता है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, दिस विल बी वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टी। ये मैटर नहीं करता कि इम्पॉसिबिलिटी उसको नोन है या नहीं है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस क्या रहेगा, द स्टेटस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इसमें हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो देयर आर सर्टेन एमसीक्यूज, लेट्स सॉल्व। ए एग्रीज टू पे ₹5,000 टू बी एंड इफ बी's कार इज बोर्ड, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो ऑब्वियसली एक कंटिजेंसी दे दी, एक कंडीशन दे दिया कि अगर तुम्हारी बी की कार जल जाती है तो ए विल बी गोइंग टू पे ₹5,000। तो जब भी एक कार बर्न होगी, ए हैज टू पे, हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट। नेक्स्ट इसमें आता है and conditional an uncertain event on the happening or non-happening of which the performance of a contingent contract depends, must be an act of the party, must not be an act of the party, must be some other independent, may be an act of the party or some other independent act. So D is the answer here। जो uncertain event होता है, जो happening और non happening में पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे ही करेगा, चाहे एक्ट ऑफ द पार्टी हो या कोई इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है परफॉर्मेंस, तो ऑब्वियसली जब पता है, अब यहाँ पे अगर पार्टी को पता है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है या नहीं है, वो इररिलेवेंट है। अगर फैक्ट ये है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, होगा ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्टिजेंट। वो सारे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि जब अगर डेथ हो गई तो इतना मिलेगा, तो वो हैपनिंग ऑफ अ इवेंट होता है। ठीक है, now a contingent contract dependent on the non-happening of the future uncertain event can be enforced when that event becomes impossible। जब वो impossible हो जाता है ना, एक contingent contract जो एक non-happening of the future uncertain event पे है, ठीक है, तो it can be enforced जब वो event becomes impossible, तो उसको हम enforce कर सकते हैं, right। next our concept is द क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर, इसमें प्रॉपर लीगल, जैसे हमने पढ़ा ना कि ऑफर होता है, फिर ऑफर एक्सेप्ट होता है, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक हमारा अग्रीमेंट बन जाता है। और अग्रीमेंट के साथ अगर हम उसमें सेक्शन 10 की एनफोर्सिबिलिटी लगा देते हैं, जो हमने सारे एसेंशियल्स पढ़े थे, वो सारी लगा देते, तो एक इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टी से कोई लीगल इंटेंशन नहीं होती रिलेशन क्रिएट करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन दूसरे के टुवर्ड्स क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं होती। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ऑब्लिगेशन ऐसा है ही नहीं, या फिर पार्टीज का कुछ फ्री कंसर्न का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेदर माइनर है मेजर है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट स्टिल ऐसा एक अग्रीमेंट उनके बीच में जनरेट हो जाता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में जनरेट हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे के टुवर्ड्स लाइबल हो जाता है, वन ऑफ द पार्टी इज लाइबल
टुवर्ड्स द अदर पार्टी। तो क्या है कि एक ऑब्लिगेशन है जो लॉ क्रिएट कर देती है एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट में। अग्रीमेंट तक में बनानी होता है, बट वो फिर भी एक जिम्मेदारी, एक स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी इसमें क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो कि ए और बी एक अपने पड़ोसी हैं, ठीक है। एक के घर में पार्टी है, दूसरे घर में भी बर्थडे पार्टी है, एक के घर में कोई एनिवर्सरी पार्टी है। एक केक वाला आता है, उसने क्या करता है, केक बी के घर में, बर्थडे वाले घर में डाल देते, वो दे देता है। ऑल्दो वो केक एनिवर्सरी वाले घर पे डाल देता है, डिलीवर कर देता है, बट वो केक एक्चुअली बर्थडे वाली घर ने मंगवाया था, वो ऑर्डर बर्थडे वाले घर ने ऑर्डर प्लेस करा था। तो एनिवर्सरी वाले पर्सन को लगता है कि शायद किसी ने ऑर्डर करा होगा, क्योंकि एनिवर्सरी है तो शायद हमारा ही होगा, और वो किस केक को खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने बेनिफिट उठा लिया है आउट ऑफ नोवेयर, तो ए इज लाइबल, जो दूसरा बर्थडे वाली पार्टी थी वो लाइबल होगी टू पे द अमाउंट, सॉरी, द एनिवर्सरी पार्टी, जो जिसके घर में एनिवर्सरी ने केक खा लिया है, वो पार्टी लाइबल होगी अब ए को उतना पैसा वापस पे करने के लिए। क्योंकि अब देखो, उसमें कोई उसने ऐसा तो करा नहीं कि अमाउंट उसने जो पे करा है इट इज समथिंग लाइक उसको देना हो, या फिर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, कुछ नहीं था। तो कोई एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट होता है, बट स्टिल वो ऑब्लिगेटेड होती है एक पार्टी की, उसको वो जितना भी लॉस हुआ है उसको पे करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट्स एक पार्टी उठा लेती है, तो वो जो बेनिफिट उठाया होता है वो द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसा नहीं है, बट स्ट्रेंजर्स हैं, बट उस स्ट्रेंजर्स को जो बेनिफिट उठाते हैं ना, उससे बचाने के लिए, और जो दूसरा पार्टी उस पर्टिकुलर चीज से जो लॉस पे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ए को सामने एक एक्सीडेंट, एक पर्सन मिलता है जो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होता है। अब वो स्ट्रेंजर है, ए और बी दोनों, लेकिन उसको एक्सीडेंट की हालत में दिखे, उसको लेके जाता है हॉस्पिटल, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देता है, हॉस्पिटल का खर्चा देता है बेस से। अब क्या है कि जब वो ठीक हो जाता है तो उसको पे करना पड़ेगा, अगर नहीं पे करेगा तो जो उसको हॉस्पिटल लेके गया था वो तो फालतू में लॉस में जाएगा, ये सुनो, ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, चाहे कोई एसेंशियल से फुलफिल हुए नहीं है। यहाँ पे अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ क्रिएट कर देता है अपने आप, मोरल्स के थ्रू, राइट, किसी का लॉस ना हो, इक्विटी के बेसिस पे, ठीक है। मोरएवर देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आई सेड, कोई इंटेंशन नहीं है पार्टीज की कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, बट उसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो कहीं भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट हम उसको क्लियरली बताते हैं कि कहाँ से ये लिया गया है। जैसे 68 से 72 तक सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही है। बेसिस क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, देखो एक मैक्सिम आता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, which is nemo debet locupletarii ex liena justua। इसका मतलब है कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स कॉस्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे उसने केक खा लिया, उसने उसको बेनिफिट मिल गया और दूसरा पर्सन लॉस में चला गया। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। उसको केक का उसने बेनिफिट उठा लिया जो एक्चुअली दूसरी पार्टी ने ऑर्डर करता है। एनिवर्सरी वाले घर फैमिली ने, पार्टी ने तो केक का ऑर्डर भी प्लेस नहीं करा था, येट उसने उन लोगों केक खा लिया, or they have been enriched, they enrich themselves on the at the expense of other party। तो इसी लॉस जो दूसरा पार्टी सफर कर जाता है, उसको ही पे करने के लिए बेनिफिटेड पार्टी है उसको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका ये जो नेमो डेबिट लॉक्यूप्लेटारी जो है हमारा जो मैक्सिम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लें और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आएगी, द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट रिक्वायर्स की, मतलब यहाँ पे बेसिक ये हो रहा है कि बेसिक फंडा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन का बस यही है कि जिसको भी अनजस्ट फायदा हुआ है, जिस पार्टी को भी अनजस्ट फायदा हुआ है, अब जिसकी वजह से उसको वो अनजस्ट फायदा हुआ है ना, क्योंकि जस्ट अनजस्ट मतलब क्या है, अनजस्ट फायदा क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। दैट पर्सन जिसका केक दूसरी पार्टी ने खा लिया, वो ही वॉज नॉट लाइबल टू पे फॉर द केक, राइट। या फिर जो रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ उसका जितना भी उसने कॉस्ट उसने उठाया, उसका जो खर्चा उठाया, वो लाइबल नहीं, उसकी लाइबिलिटी नहीं थी वो खर्चा पे करने के लिए। तो ये जो अनजस्ट एनरिचमेंट दूसरी पार्टी को हो जाता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक पार्टी के राइट्स को बचाने के लिए। तो द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट रिक्वायर्स, नंबर 1 इज द डिफेंडेंट हैज बीन एनरिच्ड बाय द रिसीट ऑफ द बेनिफिट। The principle of unjust requires that the defendant has been enriched by the receipt of the benefit। तो एनरिचमेंट क्या हो गया कि बेनिफिट उसको मिल गया है।
अब देखो ये जो बेनिफिट उसने लिया है ना, हो ये इरेलेवेंट है यहाँ पे कि उसने इंटेंशनली उस बेनिफिट को उठाया है या अनइंटेंशनली उस बेनिफिट को उठाया हुआ है, ये इरेलेवेंट है। द व्हाट इज रेलेवेंट इज वन ऑफ द पार्टी शुड बी एनरिच्ड अनजस्टिफाइबली, ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बस वो उसको फायदा मिल गया बस, अब इंटेंशन थी नहीं थी इरेलेवेंट है बस, क्योंकि दूसरे पार्टी का लॉस हुआ है, मॉनेटरी कॉस्ट, मॉनेटरी लॉस हो गया ना उसका, since he was not liable to pay for the other person, other stranger. That is the reason. Now, this enrichment is at the expense of plaintiff. अभी जो plaintiff है जिसने बोला कि मेरे पैसा दो, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा उठाया, तो वो उसका बेनिफिट, उसके एक्सपेंस पे वो एनरिचमेंट हुई है प्लेंटिफ के, है ना। थर्ड पॉइंट इज द रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट इज अनजस्ट। द रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट इज क्या है, अनजस्ट है, ठीक है। द रिटेंशन जो, अब मान के चलो जो केक उसके घर पे चला गया गलती से, ना ही उसकी गलती थी, ना ही इंटेंशन था अदर पार्टी का, और ना ही डिलीवरी पर्सन जो भी था वो मे बी गलती तो डिलीवरी पर्सन की थी ना। अब उन दोनों पार्टी से तो कोई गलती नहीं थी उसमें, राइट, उसको भी लगा कि शायद मेरा भी पार्टी है घर पे, मेरे लिए किसी ने ऑर्डर कर दिया होगा, उसको भी यही लगा एंड उसने खा लिया। तो पॉइंट इज कि जो क्या अगर वो दूसरी पार्टी के कॉस्ट पे वो केक खाना क्या जस्टिफाइड है क्या, ऑब्वियसली जस्टिफाइड नहीं है ये एक्ट। तो जो रिटेंशन ऑफ द केक है, रिटेंशन ऑफ द बेनिफिट, रिटेंशन ऑफ द एनरिचमेंट है, ये अनजस्ट है, बिकॉज बी जो था, जिसकी बर्थडे पार्टी थी, वो लाइबल नहीं था उसके केक को पे करने के लिए, येट उसकी खर्चे पे उसने केक का एनरिचमेंट कर लिया, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ये तीन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, एंड जिसको बोलते हैं नंबर वन इज द डिफेंडेंट हैज बीन एनरिच्ड बाय द रिसीट ऑफ द बेनिफिट, then this enrichment is at the expense of the plaintiff and the retention of the enrichment is unjust, ठीक है। नेक्स्ट इज की काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें 68 सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक जो है वो सारा हमारा मेंशन करता है अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन करता है, एंड अदर पार्ट इज, तो ये सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो नंबर वन इज की सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन्स हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम देखते हैं नंबर वन इज की क्लेम फॉर नेसेसरी 68 क्या कहता है कि क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्टैक्टिंग। मतलब ये समझो, मान लो चलो ए और बी फ्रेंड्स है बहुत, ठीक है, ए कहीं चला जाता है, उसका जो सन है वो अपने सन को बी के पास छोड़ देता है, अब बी उसकी केयर टेक करता है टिल ही टर्न्स मेजर, तब तक उसने उसकी पूरी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज उसको करा है। अब जो ए है जिसका वो बच्चा था, ठीक है, उस माइनर का बच्चे जिसका बच्चा था, वो लाइबल होता है कि जितना भी बी ने उसके बच्चे का खर्चा उठाया है टिल हिज अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी या फिर, ठीक है, तो तब तक वो सारा वो सारा खर्चा उसको पे करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा, किसको, बी को, जिसने उसके बच्चे का केयर टेक करा था। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना खर्चा पे करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन, क्या सारा खर्चा। यहाँ पे पॉइंट है कि नेसेसरी सप्लाइड उतना ही। अब फॉर एग्जाम्पल जो बी है, बी क्या करता है, उसके ए के बेटे को हर महीने उसको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेके जाता है, ठीक है, और उसको सबसे ज्यादा कॉस्टली स्कूल में पढ़ाता है। ऑल्दो ए ने उसको अच्छे स्कूल में, डिसेंट स्कूल में पढ़ाया था, बट बहुत कॉस्टली स्कूल पे नहीं पढ़ाया। जिसका एक स्कूल है जिसका मंथली एक्सपेंसेस 60,000 है, मंथली 60,000 है, और ए पढ़ाता था मंथली एक्सपेंसेस 20,000 पे। तो अब जो नेसेसरीज यहाँ पे, अब खाना है, खाना नेसेसरीज, खाना को उसको देना पड़ेगा, बट जो एक्स्ट्रा है लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एडुकेशन, ये तो नेसेसरीज हैं, राइट। बट इसके अलावा जो आता है, लाइक आप उसको ट्रिप्स पे लेके जा रहे हो, अब उसके लिए ए लाइबल नहीं होगा कि उसे पे करे, उसके लिए उसको लाइबल नहीं बना सकते, ठीक है। So what is it written? That sometimes the person supplies the necessaries to the person incompetent to enter into the contract. अब इनकॉम्पिटेंसी कैसी है, क्योंकि वो साउंड माइंड नहीं है या फिर माइनर है वो, ये दो वजह से वो कॉम्पिटेंसी नहीं, हमें पढ़ चुका है कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है, इनकॉम्पिटेंसी। In such a case, a person supplying the necessaries is entitled to recover the cost of necessaries from the property of such incompetent person, even if there is no valid contract between them. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सिंपल बात कह रहा है कि इन सच केस पर्सन जो सप्लाई करे नेसेसरीज को, वो एंटाइटल है अपना जो उतना खर्चा लगाया है उसको वापस रिकवर करने का फ्रॉम द पर्सन। फ्रॉम द कहाँ से करेगा, आप मान के चलो कि कोई इनवैलिड माइनर पर्सन है, अब माइनर पर्सन के पास उतना पैसा होगा नहीं कि वो कहाँ से देगा, माइनर पर्सन डजंट हैव दैट मच मनी। तो यहाँ पे 68 कह रहा है, क्लियर बात कहता है कि माइनर पर्सन विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल टू पे फॉर सच necessaries that have been supplied by third party to him as a minor,
while he was minor। तो क्या होगा, वो पैसा कहाँ से निकालेगा, वो पैसा प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर पर्सन के थ्रू निकालेगा, या तो माइनर पर्सन जो भी इंसान माइंड है उन सबकी प्रॉपर्टी में से पैसा निकलेगा, ठीक है। बट उसको पर्सनली लायबल नहीं बना सकता, उसको जेल हो गई या कुछ हो गया, उसको पर्सनली लायबल नहीं बनाया जा सकता। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 69 क्या कहता है, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। क्या कहता है कि समटाइम्स अ पर्सन मेक्स द पेमेंट विच इज लीगल ड्यूटी ऑफ अदर पर्सन। मान के चलो, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ए और बी है, ए है लैंडलॉर्ड, ए है एक प्रॉपर्टी ओनर और बी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था। तो ए ने जब बी को प्रॉपर्टी बेची, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अभी भी उसमें थे, उसने पे नहीं करा, ठीक है, इनकम्बरेंसेस जो होते हैं वो अभी भी उसमें थे और उसने इनकम्बरेंसेस को पे नहीं करा। जब वो अमाउंट, जब वो घर उसके ट्रांसफर हो गया बी के नाम पे, बी जब रहने लगा, तो उसको ऑब्वियसली वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी है। अब बिकॉज उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी तो उसने पे कर दिया। अब जो पेमेंट है, जो पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उसने यूज नहीं करी थी, वो उसके प्रीवियस ओनर ने यूज करी थी, तो प्रीवियस ओनर विल बी हेल्ड लायबल टू पे फॉर दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हिच वाज लेटर पेड बाय द सेकंड ओनर, सब्सिक्वेंट ओनर, ठीक है। लिखा है इसमें दैट समटाइम्स द पर्सन मेक्स द पेमेंट व्हिच इज लीगल, व्हिच इज लीगल ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन। लैंड जो प्रीवियस ओनर था उसकी ड्यूटी थी ना उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, बिकॉज ही वाज लिविंग देयर एट दैट टाइम। इन सच अ केस, अ पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट, जिसने पेमेंट करा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो सेकंड सब्सिक्वेंट ओनर आया, ही कैन रिकवर सच मनी फ्रॉम द पर्सन, जो कौन सा पर्सन जो एक्चुअली लीगली बाउंड था उसको पे करने के लिए। सच टाइप ऑफ केस जनरली अराइज व्हेन द पेमेंट इज मेड इन द बाय द इंटरेस्टेड पार्टी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम गोइंग इन द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन। तो कभी कभी इस टाइम पे भी ये पेमेंट्स कर दी जाती हैं। वो पेमेंट इसलिए करी क्योंकि उसको यूजफुल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी करना, जिसपे उसने बहुत पैसा लगा के उसको खरीदा है। अब अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो गई तो उसमें फायदा क्या है? What is the benefit of using the property when there is no electricity in it? Make the use of the property, he has to pay for the electricity bill, which was not paid by the original owner, previous owner मतलब। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी सेक्शन 69 की? रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। जो पेमेंट है ये शुड बी मेड, शुड बी बोनाफाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वन इंटरेस्ट। जो पेमेंट है ये गुड इंटेंशन के साथ एक करी गई होगी, इसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब पेमेंट जैसे था, जो था जिसने पेमेंट कर दी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट गई थी और जेन्युइन कॉस्ट था कि अगर वो नहीं करेगा तो शायद वो इलेक्ट्रिसिटी, वो घर पे कैसे रहेगा, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जाएगी मान के चलो। तो उसने करना था, तो जो इंटेंशन है उस पेमेंट के पीछे वो काफी पॉजिटिव इंटेंशन है। तो यही बात है कि फर्स्ट ऑफ द थिंग की जिस वजह से जो एनरिच्ड पार्टी है और जिसका अनजस्ट हुआ है जिसके साथ, जैसे यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया था, तो उसको गलत इंटेंशन का उसने पेमेंट नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या होता है उसका कोई दूसरा इंटेंशन हो या फिर कोई कनेक्शन ही ना हो प्रीवियस ओनर के साथ या इसके साथ, तो इंटेंशन बहुत बोनाफाइड होनी चाहिए जो जिस पेमेंट के टूवर्ड्स वो एक्शन ले रहा है। द पेमेंट शुड बी मेड वॉलंटरी। अब उसने तो कहा था कि तुम पेमेंट कर दो, उसने अपना भी कर दिया पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो जो वॉलंटरी मतलब उसके खुद फ्री विल से वो पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, उसने खुद कर दी। जब खुद कर दी तो अब उसने बोला कि तुम पे करो। तो ये सारे एसेंशियल्स देखे जाएंगे, कोर्ट देखेगा जब डिफेंडेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी प्लेंटिफ को। थर्ड है कि पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वाज बाउंड बाय लॉ टू पे। इस तरीके की पेमेंट होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी केस लॉ डिस्कस करा है, दैट इज आल्सो क्वाइट रीजनेबल, राइट। बहुत ही रीजनेबल है ये कि जिसमें पेमेंट जो होती है, द पेमेंट मस्ट बी सच एज द पार्टी वाज बाउंड बाय लॉ टू पे। ओके। 70 कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन enjoying the benefits of non gratuitous act। ये वो वाला एक्ट, ये वो वाला है जहां पे से मैंने केक वाला को एग्जांपल दिया था। ये सेक्शन एग्जैक्टली उसी वाले एग्जांपल पे फिट बैठता है कि जहां पे एक पर्सन लॉफुली कुछ ऐसा कर देता है फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुitously एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयरऑफ। तो लेटर क्या होगा, इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड। अब थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड, जैसे कि केक था, वो गलती से दूसरी पार्टी को डिलीवर हो गया और उसने सोचा कि मेरी भी तो एनिवर्सरी शायद किसी ने ऑर्डर करके दे दिया होगा, फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स ने एज अ गिफ्ट, तो उसने उस केक को एंजॉय कर लिया, उसने उस केक को खा लिया। अब जो अदर पार्टी है वो केक तो उसने अपने बर्थडे के लिए मंगाया था, तो अब क्या हो गया, जिसने दूसरे केक का केक खा लिया था उसको ही इज बाउंड टू पे द पर्सन द अमाउंट
एज अ कॉम्पनसेशन। द ऑब्लिगेशन आ जाती है उस पार्टी पे कि उसने जो बेनिफिट नॉन ग्रेटिट्यूड, मतलब कोई जानबूझ के अपने दिल से कुछ अपनी फ्री विल से वो एक्ट उसने केक को उसके वहां नहीं पहुंचाया था, वो तो गलती से डिलीवरी पर्सन की गलती से वो केक जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, पड़ोसी के यहाँ पहुंच गया जहां भी एनिवर्सरी हो रही थी। तो दूसरी पार्टी जिसने केक खा लिया वो ऑब्लिगेटेड हो जाता है कि अब तुम उसका कॉम्पनसेशन पे करो जिसका वो ओरिजिनली केक था। ठीक है, कुछ कंडीशन, ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन मस्ट बी satisfied फॉर द रिकवरी ऑफ द कॉम्पनसेशन फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। ठीक है, पहली कंडीशन है कि द पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर सम थिंग्स टू हिम। अब लॉफुली द पर्सन मस्ट लॉफुली डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर, अब क्या कि जो डिलीवरी होनी चाहिए पर्सन, जैसे मैंने केक कर दिया, वो सारा लॉफुल होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसके पीछे कोई इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन है या कोई उसका इंटेंशन कुछ और चीज को करने का है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि द पर्सन डूइंग सम एक्ट और डिलीवरिंग समथिंग must not intend to act gratuitously। उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए केक देने की, उसको नहीं पता था, वो बाय चांस वो हो गया, वही है ना कि इनवॉलंटरी सारी चीजें हो गई और दूसरी पार्टी अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया। तीसरा है द अदर पर्सन मस्ट वॉलंटरी एक्सेप्ट द एक्ट और गुड्स एंड ही मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट आल्सो। अब ये नहीं कि उसको फोर्सफुली उस एक्ट को उसको एंजॉय करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसका जो जिसकी तरफ से एनरिचमेंट गया है वो भी अनइंटेंशनली जाना चाहिए, बोनाफाइडली जाना चाहिए। ठीक है, और मतलब विदाउट एनी नॉलेज चला जाना चाहिए। और द अदर पार्टी जिसको एनरिचमेंट हो गया है वो भी, उसने जो उसका एनरिचमेंट लिया है वो भी किसी इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही इसमें होंगी तभी जाके उसको रिकोर्स मिलेगा कॉम्पनसेशन का। फिर थर्ड है द अदर पर्सन मस्ट वॉलंटरीली एक्सेप्ट द एक्ट। थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या करता है, वॉलंटरीली एक्सेप्ट करता है द एक्ट्स ऑफ गुड्स एंड ही मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट्स। इंटेंशन, यहाँ पे उसका वॉलंटरी इंटेंशन होना चाहिए। अब क्या है कि फाइंडर 71 कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि अगर किसी को रास्ते में कहीं भी किसी का गुड्स मिल गया तो अब वो अपने आप ही ऑब्लिगेटेड है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसकी केयर उस तरीके से करे जैसे कि रियल ओनर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की केयर करेगा। तो अगर वो सही से केयर नहीं करेगा तो उस पर एक्शन ले लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है। अब उसको कहीं लाइबल बाउंड नहीं था, but yet when he has found certain good which belongs to another, which belong to another person, then and we took it in his custody, now he becomes it becomes his responsibility to take care of the particular product, goods, likewise as the real owner would have taken the care of, right? अब क्या होता है, बेली, बेली कौन होता है, जिसके पास गुड आता है, राइट? बेलर जिस जो गुड देता है और बेली जिसके पास गुड आ जाता है। तो बेली के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो, जैसे कि मैंने, मेरी बुक है, मैंने आपको बुक दे दी एक, ठीक है, तब मैं बेलर हो गई और आप बेली हो गई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली होगी, जिसकी आप क्या होगी कि आपको मेरी बुक की केयर पूरी तरह से, पूरी प्रोटेक्शन केयर करनी पड़ेगी मेरी बुक की। ठीक है, पूरी मेरी बुक की आपको केयर करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली द वे मैं करती अपनी बुक की केयर, वैसे ही आपको मेरी बुक की करनी पड़ती है। और अगर आप नहीं करोगे वैसी, और आपको होता भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वापस भी करोगे, मेरी प्रॉपर्टी को रिस्टोर भी करोगे किसके पास, जो उसका रियल ओनर है, तो आप वापस मुझे उस बुक को दोगे। तो जो लाइब्रेरी में आप बुक इशू करते हो तो वो तुरंत का तुरंत आपका एज अ बेलर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो। A person who finds a goods belonging to another person and takes them into his custody subject to the same responsibility as that of bailey। तो एक person who finds the goods belonging to another person, ठीक है, अनदर पर्सन की जो गुड्स होती है वो उसको मिल जाता है, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में ले लेता है, सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ बेली। तो वो अपना ना, ही इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि मान के चलो कि उसको रास्ते में एक गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग मिल गई, तो वो तो उसका रियल ओनर नहीं है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस गुड को उसके ओनर को दे, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिस्टोर करे। ठीक है, वो सबसे पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को ट्रेस करे। ठीक है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो ओनर को ट्रेस करने के बाद उस चीज को, उस गुड्स को उसको रिस्टोर करे। तो ये 2 चीजें उसकी बन जाती हैं। ठीक है,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की, कि he should trace the owner of the property. And number two responsibility is, after tracing the owner of the property, he should restore it. He should give that property, जो उसको मिल गई वो प्रॉपर्टी उसको वापस ओनर को दे देनी चाहिए. ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, फाइंडर ऑफ द गुड्स की. एग्जैक्टली एज अ बेली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. ठीक है. Now he is therefore required to take as much as care of the goods found as a man of ordinary prudence, है ना, would under the similar circumstances take care of his own goods of the same bulk, quantity and value as those of goods found. जिस तरह से एक ओनर, रियल ओनर अपनी नेचुरल प्रूडेंस में अपनी चीजों का केयर टेक करता है, उसी तरीके से अदर पर्सन शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 72. ये कहता है कि लायबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोercion. Now, a person to whom the money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. Again, you can take the cake example. Exactly, the cake example falls here. If by mistake the cake has been delivered, he must repay it. Or if cake has been delivered and he has eaten that particular cake, then he must repay the cake, repay the amount. If he has not yet eaten and found out that he is not the right owner of the cake, then he should return it to the real owner. So that is a liability. Now let us understand the MCQs about quasi obligation. Which of the following is correct? देखो, there is no real contact missing. Obviously कोई real contact होता नहीं है. दूसरी बात, there is no offering acceptance. ये भी नहीं होता. कुछ होता है ऐसा, कोई भी essential होता ही नहीं फॉलो उसमें. Yet दोनों parties एक दूसरे के लिए obligated हो जाती है. There is no intention to make a contact. अब ये भी नहीं essential है. तो ये सारी चीजें contact quasi obligation बना देती हैं. Next is quasi contract are enforceable even if the essential elements of the contract are not present. Obviously हमने भी पढ़ा. True. Quasi contract obligation have been made specifically enforceable. ठीक है, ये enforceable, इनके essentials अगर नहीं हो तब भी वो enforceable करा जा सकते हैं. The basis of quasi-contractual obligation is the prevention of unjust enrichment at the expense of others. Basis क्या मतलब क्या है contractual obligations को लाने का, जिससे कि किसी को जो unjust enrichment हुआ है दूसरों के cost पे, दूसरे खर्चे पे, वो prevent करा जा सके. दूसरे को जो लॉस हो गया उसको भरपाई कैसे करे, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आई. नेक्स्ट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन. देखो यहाँ पे कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं क्योंकि ऑब्वियसली कोई एसेंशियल पॉसिबिलिटी नहीं है. अग्रीमेंट नहीं क्योंकि इसमें ना कोई ऑफर है, ना कोई एक्सेप्टेंस है, ना कोई प्रपोजल है, ना कुछ है, तो अग्रीमेंट भी नहीं हुआ. ये कॉन्टिजेंट भी नहीं है, कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कोई कंडीशन भी नहीं डाली. तो ये क्या है, ये सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो क्रिएट करी गई है लॉ से. Next is a quasi contract is not enforceable contract. A quasi contract is not enforceable contract. Quasi contract क्या होता है, enforceable contract नहीं होता है. Yes, ऐसा है, false है ये. Contract को enforceable कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा. देखो quasi contract 68 से 72 में ही लिखा है कि it is enforceable. 68 under 62 के अंदर ये इसको हम enforce कर सकते हैं. So this was our quasi contract, void contract, voidable contract, illegal contract, quasi contract, and contingent contract that we have covered in today's class. In next class, we will unit 4. We will continue the class tomorrow. Thank you so much.